हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए अब लगभग एक माह का समय बचा है। तो हम डेली बेसिस पर पर्यावरण अध्ययन और साथ ही साथ सीडीपी और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो ईबीएस और ईबीएस पेडागोजी से संबंधित होंगे। हम एग्जाम में आए हुए रियल ओरिजिनल प्रश्न करेंगे, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन करने का समय अब नहीं है। अब आपको जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने से एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो हमारी कोशिश है कि 30 में से 30 क्वेश्चन हमारे बनने चाहिए पर्यावरण अध्ययन के अंदर सीटेट एग्जाम में। तो इसके लिए हमने कुछ वीडियोस अपलोड करी थी। आई होप आपने वो देखी होंगी। ये वीडियो मैंने परसों अपलोड करी थी, तो उसका आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये आप भी देख सकते हैं। लगभग 4 वीडियो का ये सेट है। इसमें आप देख सकते हैं धूमकेतु क्या होती है, बावड़ी क्या होती है, बुर्ज, पश्मीना, घटपर्णी, पौधे, शिकारी क्या कहलाते हैं, सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और भी पॉइंट है जो यहाँ पे अभी मेंशन नहीं हुए हैं, तो आप मेरी वीडियो में जाकर के वहां पे सभी चीजों को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। तो जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी, मान लो मैंने ये 3 पॉइंट आपके लिए बनाए हैं। तो ये आपका गोवा, ये आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ कहीं आपका है बिहार। भारत का मैप की जानकारी अगर आप रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम, और गोवा की स्थिति हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये आपका साइंस से रिलेटेड है, ईबीएस में ही पूछा गया है। बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है। सबसे स्लोएस्ट किस स्थिति में एवापोरेशन होता है। तो यह आपके सतह पर डिपेंड करता है, और उस जगह जो सतह है उसके तापमान, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अधिक होगा और सतह बड़ी होगी तो एवापोरेशन मतलब बाष्पीकरण अधिक होगा। अगर सतह छोटी होगी या तापमान कम होगा तो बाष्पीकरण कम होगा। तो इस तरीके से सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी जब ये कम करेंगे तो क्या होगा, बाष्पीकरण सबसे धीमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। वह स्थिति क्या हो सकती है जब हम क्या कर सकते हैं, प्लेस को समझ सकते हैं, डिस्टेंस को और डायरेक्शन को एक साथ समझ सकते हैं। तो वह कहलाता है हमारा मैपिंग स्किल। इसी को हम बोल सकते हैं चित्रण कौशल। इस कौशल को क्या बोला जाता है, जिसमें हम तीनों चीजों को सम्मिलित रूप से देख सकते हैं, स्थान, दूरी और दिशा। तो वह कहलाएगा फ्रेंड्स आपका चित्रण कौशल। अब एनसीएफ से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है हर सीटेट एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, किस नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के द्वारा प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है। तो एनसीएफ 1975 के द्वारा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को या फिर ईबीएस को पढ़ाने की सिफारिश की गई थी प्राथमिक स्तर के अंदर। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है, और ये क्वेश्चन आपका गलत होगा क्योंकि हम ज्यादातर एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। स्थानांतरित खेती जैसे हमने देखा था झूम खेती। झूम खेती में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह खेती की जाती है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जंगल को काट करके उनको जला दिया जाता है, और उसकी जो राख बनती है उसमें क्या करते हैं, फसल बोते हैं, बीज बोते हैं, उससे जो फसल आती है फिर उसको उगाया जाता है। तो इस तरीके से फिर अगली बार दूसरी जगह के जंगल को काटा जाता है। तो इस तरीके से स्थानांतरित खेती कहलाती है। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको देखने को मिलता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सीडीपी के क्वेश्चन, ईबीएस के क्वेश्चन, मैथ्स और हिंदी सभी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, तो ये आप सभी को पसंद आएंगे। अगला क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन फॉल्स है या गलत है।
इसको हमें ढूंढना है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, तो बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते, तो यही हमारा क्या है, फॉल्स हो जाएगा। यह हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ को इनकरेज नहीं करते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके जब भी जिस जमीन पर या जिस भूमि पर बांध बनाए जाते हैं, वहां के लोगों को, जानवरों को और वहां की खेती को भी हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, दूसरी जगह पे भेजना पड़ता है, तो यह टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है या हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन CH4 भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है और जल वाष्प भी आपकी ग्रीन हाउस गैस के रूप में देखी जाती है। तो ये सभी जो हैं आपके ग्रीन हाउस गैस के रूप में देखी जाती है। तो सभी आपके ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस में देखी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं, क्यों? ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियां या बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं, तो ऐसा नहीं है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, तो ये सही बात है। जो है कोल्ड डिजर्ट लाई इन द रेन शैडो ऑफ हिमालयाज, हिमालय की वृष्टि छाया में यह होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो मानसून है इसको प्रभावित नहीं करते। तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ताजमहल पीला हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन? तो क्लोरीन अकेला नहीं है, सल्फर भी अकेला नहीं है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, यह है जो आपके ताजमहल को पीला करने के लिए, जो ताजमहल का रंग पीला हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? इससे संबंधित बुर्ज जिसकी बात अभी हमने की है, बुर्ज के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। गोलकोंडा किले में बुर्ज देखने को मिलता है, तो ये NCERT वाली वीडियो में मैंने कवर कर रखा है, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। तो जो गोलकोंडा का किला है, यह बनवाया था आपके काकतीय राजवंश के द्वारा, काकतीय डायनेस्टी के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इन्होंने बोल के रखा है कि 1 ml का जो आयतन है वह कितना है, 1 ml का वॉल्यूम है वह है 15 ग्राम, तो 3 ml का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? तो हमने यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं 3 का इंटू किया है, तो यहाँ पर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 45 ग्राम इसका वजन होके आ जाएगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि वह होती है जिसमें हमने पढ़ा था परिमाण और दिशा, दोनों चीजें ये होती हैं, और आपकी अदिश राशि में दिशा नहीं होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी राशि अदिश है। तो द्रव्यमान है वह आपकी क्या है, अदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण बल आपकी एक पर्टिकुलर दिशा में लगता है, संवेग भी एक पर्टिकुलर दिशा में होता है, और भार भी आपका गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में ही लगता है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड, क्या कहलाती? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी और उत्तल। तो जहां पर बिल्कुल भी प्रकाश किरण नहीं गुजरती है वह कहलाती है अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम होगा? तो हमने पढ़ रखा है कि जो अर्थ का द्रव्यमान और यहाँ पे जो मून का द्रव्यमान है वह क्या होता है कि मून का द्रव्यमान अर्थ के द्रव्यमान के 1/6,
छठवें भाग के बराबर होता है। अगर आप धरती पर या पृथ्वी पर आपका वजन 6 किलोग्राम है तो आपका मून पर द्रव्यमान कितना होगा, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपका लिखा है 10 किलोग्राम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 किलोग्राम वजन आपका पृथ्वी पर मिलेगा। नेक्स्ट, एक विलेय का विघटन दर खाली स्थान पर निर्भर करती है, दाब, तापमान, सतह क्षेत्र या भार। तो जो आपका डिसोल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन, वह करती है आपके सरफेस एरिया पर, सतह क्षेत्र पर यह क्या करती है, निर्भर करती है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ईबीएस के ये 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब ईबीएस पेडागोजी के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि पेडागोजी ही है जो आपके पूरे पेपर में अगर काउंट किया जाए तो लगभग 90 नंबर 90s नंबर को कवर करती है। तो आगे इसको देखेंगे क्या है। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो सबसे अच्छी है, मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी को हमें यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, अपने दिमाग से करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो हम पहले आप मुझे आंसर बताइएगा, फिर मैं उसके आंसर आपको बताऊंगा। तो देखो, कक्षा में बहस आयोजित करना, तो एक समावेशी कक्षा के अंदर बहस आयोजित करना एक अच्छी रणनीति है, तो ये सही हो सकता है। समूह चर्चा, ये भी सही हो सकता है, और पोस्टर बनाना भी सही हो सकता है। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ये भी सही हो सकता है। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन गलत नहीं है, हमें इसमें बेस्ट आंसर को चुनना है। तो आप फोर्थ आंसर में देखेंगे, इसमें बच्चा स्वयं करके सीखेगा, इसमें बच्चा अपने आप एक्टिव हो करके उसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो ये जो है सबसे अच्छी रणनीति का उदाहरण होगा, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नेचर अ प्लांट। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको ये ईबीएस के जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं आपको डिस्कस करने पड़ते हैं। अगला है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम को रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? हमारे हिसाब से कौन सा विकल्प नहीं होना चाहिए, इसको हमें बताना है। तो उसने समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान किया है, तो बिल्कुल सही। बच्चे सीखेंगे अलग अलग जगह जाकर के कि किस कौन कौन से लोग पीड़ित हैं और किस बीमारी से पीड़ित हैं, तो यहाँ पे लोगों से बातचीत करने का मौका उसको मिलेगा। इससे बच्चों की वास्तविक जीवन के साथ सीखने को मदद मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाएगा, बिल्कुल सही है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें समुदाय को थोड़ी सिखाना है, हमें बच्चों को सिखाना है, तो यह प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप देख करके घबरा जाते हैं। इसमें क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन ये आपका इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ के देख लीजिएगा। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का भी आकलन किया और समाचार पत्रों के सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे साधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है?
तो इसमें से सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा होगा? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण है, या अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण है, या मानववादी दृष्टिकोण है? तो इसमें जो दृष्टिकोण है वह है आपका इंक्वायरी अप्रोच, अन्वेषण दृष्टिकोण इसमें शामिल है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, तो ये गलत हो जाएगा। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करती है, तो यह सही है क्योंकि हम बच्चों के दैनिक जीवन या उनकी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनके बीच रह करके सिखाते हैं, तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सीटिंग। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम ईबीएस और साथ ही साथ सीडीपी सभी चीजों के लिए हम इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो अगर आप बाहर के जीवन से जोड़ने की बात करते हैं तो यह हो जाएगा आपके पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। आप पाठ्य पुस्तकों में वैश्विक पर्यावरण को शामिल करेंगे तो आप विद्यालय से बाहर नहीं जा पाएंगे, और ये भी इसके सही आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, और यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक यह विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ये भी नहीं बोल सकते कि वह असंवेदनशील है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। उसका जो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है वह समावेशी नहीं है, ये हम सोच सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईबीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, या श्यामपट्ट का उपयोग, या उपरोक्त सभी? तो ईबीएस कक्षा में आप चित्र पढ़ना सिखा सकते हैं, पिक्चर रीडिंग सिखा सकते हैं, फील्ड विजिट भी करा सकते हैं, और ब्लैक बोर्ड का उपयोग भी करा सकते हैं। तो इसीलिए आपके ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी चीजें आप एक ईबीएस कक्षा के अंदर करवा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, या विषयगत। तो एकीकृत भी होना चाहिए, समावेशी भी होना चाहिए, और विषयगत भी होना चाहिए। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईबीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो यह है संवेदनशील बनाना किस तरीके से है कि यह एक अवैध कार्य है, तो ये गलत हो जाएगा। सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दोनों अक्षर उन्हें नहीं दिखते हैं, तो ये भी गलत है। संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो यही चीज पढ़ाने के लिए हमें ये पाठ अपने एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो ये आपका इसी उद्देश्य के कारण दिया गया है कि जो सपेरे हैं वह क्या करें, सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं, और अगर आप उनको इनकी आजीविका छीनते हैं तो आप सपेरों को दूसरे विकल्प प्रदान करें, उसके बाद उनकी आजीविका छीनें। तो यह उद्देश्य है उसका, इसमें ईबीएस को पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन से सबसे प्रासंगिक हैं? मिड डे मील के लिए किसको आप रिलेवेंट मानते हैं? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यदि बच्चे का पेट भरा है तो शिक्षण अधिगम अच्छे से होगा, तो ये गलत होगा।
यह ईबीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो ये हो सकता है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो ये गलत है। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2, यह एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का वजन कम करना, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों की संख्या कम करना, अबोध का भार कम करने की जरूरत है, ईबीएस पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसका आंसर होगा अबोध का भार कम करने की जरूरत है। लोड ऑफ इनकम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ईबीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? जब आप ग्रुप में सीखते हैं, आप एक साथ सभी के साथ सीखते हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तो ये गलत है। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तो अलग करते नहीं, हम समावेशी कक्षा में सभी को एक साथ पढ़ाते हैं। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड कम करना। तो ये गलत है। इसका आंसर होगा संयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है बाला का? तो इसका फुल फॉर्म होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचा या अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स का क्या इसमें अर्थ होगा? ऑप्शन 1 है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण या विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो इसका वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है? मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं या अंधविश्वास है? तो यहाँ पे जो है यह एक तरीके से मिथक है, यह एक क्या है गलत अवधारणा है। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं ईबीएस के और ईबीएस पेडागोजी के आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसी तरीके से हमने सीडीपी के क्वेश्चन में कल पढ़ा था क्या लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का जो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसको पढ़ा था। तो आप उसको भी देख सकते हैं मेरी वीडियोस में। तो आई होप आपको ये सभी चीजें पसंद आएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपको इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।